नीट 2025 वेल नीट 2025 पेपर के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई भी पेपर सिलेबस से टफ नहीं बनता, बल्कि आपकी सोच से भी बनता है। जब मैंने अपने बहुत से बच्चों से बात किया तो मुझे उनके कुछ फीडबैक ने बताया कि फिजिक्स का पेपर था तो वैसे बहुत लेंदी और साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट के अंदर डाइव इन करने वाला भी था। साथ ही साथ में जब केमिस्ट्री और बायो की बात हुई तो समझ में आया कि पेपर के क्वेश्चंस थे इजी बट थोड़े लेंदी थे। इसी पैटर्न को देखते हुए क्या हमारा नीट 2026 पे आएगा या फिर एनसीएफ ने जो हमारे पास नए रिफॉर्म्स निकाले हैं, रिड्यूस सिलेबस किया है, वो हमारे पास थोड़ा बहुत यूजफुल होगा? वेल आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 2026 का पेपर 2025 की तरह ही डिफिकल्ट होगा कि उससे थोड़ा इजी होगा, एज सिलेबस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया है जैसा कि हमें सोशल मीडिया में सुनने को आ रहा है। सो आई एम योर बॉटनी फैकल्टी सोनाली मैम फ्रॉम नीट आई क्वांटा, और आज हम इसी ट्रेंड के बारे में पता करेंगे कि क्या हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए कि अभी हमें अपने हथियार एकदम अच्छे से तैयार रखने चाहिए सो दैट कि हमारी तैयारी हमें अगले साल तो सीट दिला ही दे। वेल अगर मैं बात करूं बेटा, तो अभी के टाइम पीरियड पे ये देखा गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो नीट है दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो हमारे पास है ये सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है और हर साल लाखों बच्चे इसे देते हैं, जैसा कि इस साल भी हमारे पास 25 लाख बच्चों ने इसे दिया। वेल अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रेंड्स को देखते हुए और पैटर्न्स को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को शायद थोड़ा इजीली क्या कर पाए, इसे डिकोड कर पाए। और एक चीज और देखी गई कि हमारे पास जो नीट 2026 है वो हो सकता है कि जैसा कि बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो इजी भी हो सकता है, ठीक है, बट इसको और अच्छे से देखने के लिए हमें ये चीज समझना चाहिए कि 2020 से और 2025 के बीच में कैसी चीजें हमारे पास चल रही थी या क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न बना जिससे कि हम ये क्लेम कर पाए कि 2026 में हो क्या सकता है। वेल जैसा कि हम देखेंगे हमें ये अच्छे से पता है कि हर साल ये जो नीट के एस्पिरेंट्स है ना, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में हमें ये चीज भी पता चला कि इस साल और पिछले साल करीबन करीबन 24 से 25 लाख बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे जो कि दे रहे थे। अगर हम बात करें जो पेपर की डिफ़िकल्टी होती है वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि नीट मॉडरेट, अगर हम बात करें नीट 2022 की तो वो एक मॉडरेट पेपर था। वहीं पे नीट 2023 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास थोड़ा सा लेंदी हो गया, और साथ ही साथ में जब हम नीट 2024 की बात करें तो ठीक है लेंदी था बट बैलेंस कर लिया, और नीट 2025 कहना ही क्या, ठीक है, बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। कट ऑफ ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो हमें ये चीज देखने को मिला कि इनके अंदर बहुत ऊपर और हाई कट ऑफ गया, बट 2025 में यही चीज क्या हो गई बेटा, नीचे आ गई। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए हमारे पास आया है कि नीट 2025 का जो थोड़ा बहुत फीडबैक था या जो ओवरव्यू था इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज अच्छे से पता है कि एनसीएफ ने 2023 में सिलेबस को रिवाइज किया था। अब उस सिलेबस में बहुत सी चीजें ऐड ऑन की थी और बहुत सी चीजें डिलीट भी की थी, ठीक। अब यही हमारे पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन था इस टाइम पे कि बहुत सारे आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन हुआ बच्चों को सिलेबस को लेके कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ रिलेटेड है। इवन अभी का हमारे पास न्यू अपडेटेड सिलेबस कौन सा, हमें क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, ये सबसे बड़ी क्या थी, कंफ्यूजन थी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नीट 2024 का जब पेपर हुआ था तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। इतने सारे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए थे, तो इसी के लिए नीट 2025 में ड्रॉपर्स बहुत ज़्यादा हो गए। बट अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग भी होने वाली है, तो इस चीज़ से हमें ये उम्मीद है कि थोड़े बहुत ये जो ड्रॉपर्स हैं ना ये हमारे पास कम देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपटीशन थोड़ा बहुत तो कम हो ही सकता है, ज़्यादा नहीं कह रहे, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखो बेटा कि जो अगर हम बात करते हैं कंपटीशन आपके पास तब भी ज़्यादा टफ पड़ता है जब आपके पास नंबर ऑफ रिपीटर्स ज़्यादा होते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उनके पास एक प्रॉपर अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए, ठीक है।
इसके साथ-साथ जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें डिलीटेड है। क्या तुम्हें पता है कि नई फैमिलीज़ हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं बॉटनी सिलेबस में? पता है कि नहीं पता है? तो पता करो नहीं पता है तो, ठीक है? और इसी के साथ-साथ अगर हम बात कर सकते हैं कि ठीक है, नीट 2025 का तो ट्रेंड देख लिया, पर नीट 2026 का क्या? वेल, नीट 2026 में एक चीज़ हमें पता है कि ये एनसीएफ का जो सिलेबस चेंज हुआ था, उसका सेकंड ईयर है। नीट 2025 में सिंस फर्स्ट ईयर था, हमें यही नहीं पता था कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन सी चीज़ें डिलीटेड हैं और क्या करना है। बट इस बार हमें ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है? स्टूडेंट्स और कोचिंग सेंटर भी हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि इसी सिलेबस को ही फॉलो अप करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें कि लोगों को बहुत ज़्यादा देखो एआई का ज़माना है, ये तो हमें पता ही है। और जब एआई का ज़माना है तो उसका यूज़ करो ना, उसका यूज़ करो अच्छी चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चंस अपने लिए लेवल डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस बनवाओ और उसे सॉल्व करो और फिर उसे रीचेक करो। इससे तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ लैग कर रहे हो। हमेशा याद रखना बेटा कि जब आप टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, इट विल ओनली बी यूज़फुल फॉर यू, ठीक है? बट आप जब टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ होगे तो बेटा आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो एआई का यूज़ करो बट उसे फॉर अ गुड कॉज के लिए यूज़ करो, राइट? इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो हो सकता है नीट 2025 के कंट्रोवर्सीज़ के बाद जो फिज़िक्स अनबैलेंस्ड हो गया था, अब वो थोड़ा-सा बैलेंस हो सकता है, राइट? इसके साथ-साथ अगर हम बात कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत कंपैरिज़न भी है सिलेबस के बारे में, हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल गई है। 2025 और 2026 की अगर हम बात करें तो देखो हमें ये अच्छे से पता था कि 2025 में बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन था, ठीक है? क्योंकि एक तरीके का ट्रांजिशन फेज था। वहीं पे ही 2026 में हमें ये पता है कि क्या फाइनलाइज सिलेबस है एनसीईआरटी का और एनसीएफ का 2023 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज्ड हुई थी, ये चीज़ पता है ना आपको। उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, हमारी टीचिंग मेथड्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज आए थे। तो साथ ही साथ में बहुत सी चीज़ें ऐड हुई और डिलीट हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट? तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है? और साथ ही साथ में आपके पास इनफ टाइम होगा, अगर आप अभी से स्टार्ट करो ना बेटा, आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि आप तभी जीत पाओगे जब आप पढ़ोगे और रिवीजन करोगे और जो भी आपकी जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं, उसको आप ओवरव्यू कर पाओ, ठीक? इसके बाद अगर हम बात करें बेटा हमारे पास है कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल हो सकती है। तो देखो बच्चा, कोई भी अगर पेपर है तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल 3 चीज़ों से क्या होती हैं पता लगते हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं? एक आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस बार देखा गया कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा कंसेप्चुअल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अपार्ट फ्रॉम आस्किंग यू दैट व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल दैट इन अ ड्राई एनवायरमेंट what is the rate of the or how the rate of the transpiration and photosynthesis basically affects, ठीक है? तो इस टाइप के आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। वेल, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ वेटेज ऑफ चैप्टर्स की भी अगर हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि इस बार अचानक से जिम्नोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें कि आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, कोई काम का ही नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें बेटा कि कितने लोगों ने इसकी एप्लीकेशन डाली है और एनसीईआरटी से अलाइनमेंट कितना है, जितने भी लोग बोलते हो ना कि मैम एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, ये है वो है, तो हमेशा याद रखना बेटा कंसेप्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 ही टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, एक कंसेप्चुअल, दूसरे फैक्चुअल, ठीक है? तो कंसेप्ट बेस्ड पेपर इस बार अच्छा था, तो आपको अब अपना जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको 2026 ईजी लगे। क्यों? क्योंकि 2025 में पेपर दिया है ना, पैटर्न तो मिलता हुआ होगा, तो सिमिलैरिटी के कारण आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाए। क्यों?
कंपटीशन तो है ना बेटा, कंपटीशन कहीं जा नहीं रहा है। एक बात याद रखना, आपको हमेशा एक वो सीट चाहिए जो आपके लिए बनी है, उसके लिए खुद से हमेशा लड़ते रहो, ठीक है? खुद से ही बेटर होगे तभी तो आपको सीट मिलेगी, ओके? तो फाइनल अगर हम बात करें कि क्या 2026 ईज़ी होगा, येस कि नो? येस की अगर हम बात करें तो क्लैरिटी ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा। आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से स्टडी टूल्स को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये तो मुझे पहले से पता था, अब मैं सरप्राइज़ नहीं हुई हूँ। वहीं पे ही अगर हम नो की बात करें, तो हो सकता है कि मोर कॉम्पिटिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने नीट 2025 में एडमिशन ना लिया हो या एडमिशन लेने के बाद भी पार्शियल ड्रॉप आउट किया। तो माइट बी पॉसिबल कंपटीशन अच्छा खासा होगा, ठीक है? और हाई प्रेशर तो होगा ही बच्चा, आपको मार्क्स अगर चाहिए अपने लिए तो, ठीक है? परफेक्ट स्कोर अगर आपको चाहिए तो प्रेशर तो होगा। तो ये बोलना कि नीट 2026 ईज़ी होगा, नहीं। यू हैव टू बी प्रिपेयर लाइक अ वॉरियर, ठीक है? क्योंकि तभी तो एक समझो ना कि आप जंग के मैदान में हो, जैसे एक सिपाही होता है जो लड़ता है अपनी जंग के मैदान में, अपना जी जान एक कर देता है, वैसे ही अपना जी जान एक करो। और हम तो हैं ही आपके हेल्प के लिए, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, ठीक है, कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, पेपर नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर से, ठीक है? दैट इज 9667069483 एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है? अब तब तक के लिए बच्चा शबा खैर, सबको अच्छे से रहो, गुड बाय एंड प्रिपेयर, ओके? प्रिपेयर, बाय।